फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। हम अपनी वीडियो में कभी भी बकवास नहीं करते, कभी भी ये नहीं करते कि हाँ ये करिए वो करिए, सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज जो क्लास है, थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज की क्लास इंटरमीडिएट के लिए है, क्लास 12 के लिए, और ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए एक समान रूप से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये इंग्लिश फर्स्ट लेसन जो आपका है, और उस फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं लेके आया हूं। क्वेश्चन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और आंसर भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा। मींस ये क्वेश्चन आंसर आपको बाइलिंगुअल में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट? मतलब बुलेटिन बोर्ड क्या था और ये कैसे महत्वपूर्ण था। आप लोगों ने अगर पहला चैप्टर पढ़ा है, बुलेटिन बोर्ड है, वहां पे एक फ्रेंच नाम का लड़का है, एम हैमेल नाम के एक मास्टर साहब हैं। फ्रेंच एक दिन लेट पहुंचता है। बुलेटिन बोर्ड रास्ते में वो जगह थी जहां पे कुछ सूचनाएं लिखी जाती थी। तो आप जब पूरी उस लेसन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे मैं क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड। तो यहां पे लिखा हुआ इन दोज डेज, उन दिनों, द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस। जो बुलेटिन बोर्ड था, जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते थे, वहां पे इसको लगाया जाता था। एंड वाज द ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेज एंड न्यूज टू द कॉमन मास। और ये एकमात्र साधन हुआ करता था। इट वॉज ओनली मीडियम टू कन्वे, मतलब ये मैसेज को कन्वे करने के लिए, एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए एकमात्र माध्यम हुआ करता था टू द कॉमन मास। उस जो भीड़ थी या वहां के जो लोग थे, जो नागरिक थे, उन तक सूचना पहुंचाने का एकमात्र माध्यम हुआ करता था। इट वॉज इंपॉर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि एकमात्र संचार साधन हुआ करता था बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक। मतलब जो उस टाइम की पब्लिक थी, मतलब जो समाज के लोग थे, और जो अधिकारी थे, मतलब जनता और अधिकारियों के बीच जो न्यूज या जो मैसेज का आदान प्रदान होता था, उसका एकमात्र माध्यम बुलेटिन बोर्ड हुआ करता था। और पहले बुलेटिन बोर्ड के अलावा कोई साधन नहीं हुआ करता था। आज तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, ठीक है, आपके पास टीवी है, आपके पास बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप गैदरिंग कर सकते हैं न्यूज और मैसेज का। लेकिन इन दैट टाइम, इन दैट वाइल क्या हुआ करता था, इट वाज द ओनली वन मोड टू कन्वे द मैसेज एंड न्यूज टू द कॉमन मास। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, व्हाट डिड द एम हैमेल से? ध्यान दीजिएगा, व्हाट डिड एम हैमेल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल? जब फ्रेंच है, जब वो स्कूल पहुंचता, घटना को याद करिए। फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा था तो क्या हुआ था? एम हैमेल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा? तो वहां पे क्या कहा था उन्होंने? बड़ी दयालुता पूर्वक, जबकि एम हैमेल बड़े स्ट्रिक्ट टीचर्स में गिने जाते थे, जल्दी बख्शते नहीं थे अपने छात्रों को, लेकिन उस दिन बड़ी दयालुता के साथ कहा था कि जाओ अपने स्थान पे बैठो। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है, एम हैमेल सा हिम, एम हैमेल उन्हें देखते हैं। एम हैमेल कौन है? ये टीचर है। एम हैमेल एक टीचर है, ये टीचर का नाम है। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता से कहते हैं, टू गो टू हिज प्लेस, जाओ अपने स्थान पे क्विकली, तेजी से। एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, क्योंकि वो तुम्हारे बगैर, मतलब वो कहते हैं फ्रेंच नामक लड़के से, जो कि एक छात्र है, कि मैं तुम्हारे बगैर आज चैप्टर शुरू करने वाला था, लेकिन चलो आ गए हो तो बहुत अच्छा है, अपनी सीट पे जल्दी से जाके बैठो। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स अगर नहीं बनाना चाहते हैं, ट्रांसलेशन मैंने आपको पढ़ाया है, ट्रांसलेशन टॉपिक को आप देखो, और यहां पे जो क्वेश्चन का हिंदी है उस पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, जो मैं हिंदी एक्सप्लेन कर रहा हूं, और खुद से आप लोग आंसर्स क्रिएट कर सकते हो। और लास्ट में एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप क्वेश्चन आंसर कैसे करोगे, क्या प्रॉपर ट्रिक होती है जिससे आपका कोई सेंटेंस गलत ना जाए, वो भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमेल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन? मतलब जो एम हैमेल साहब हैं,
उस दिन एम हेमल साहब ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, के बारे में क्या बोला? तो आंसर है एम हेमल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रेन। एम हेमल साहब बोलते हैं, एड्रेसिंग मतलब उनको संबोधित करते हुए, किसको? अपने चिल्ड्रेन मींस बच्चों को, छात्रों को, दैट इट वाज द लास्ट लेसन, क्योंकि ये एक आखिरी लेसन है। ही वुड गिव देम, वो जो उन्हें देने वाले हैं। क्योंकि एम हेमल, इस चैप्टर में बताया गया है कि वो 40 वर्षों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे और 40 वर्षों के बाद उनको आज आखिरी चैप्टर पढ़ाना है, आखिरी उनको लेक्चर लेना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वो रिटायर नहीं हो रहे थे, एक आदेश आ गया था और उस आदेश के कारण, जर्मन से एक आदेश आया था कि आज से जो है आप लोग ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे। और जो एम हेमल है वो एक फ्रेंच टीचर थे, तो फ्रेंच लैंग्वेज पे जर्मनों के द्वारा, मींस जर्मन कंट्री के द्वारा बैन लगाया गया था। और बैन लगने के कारण ही, और क्योंकि ये फ्रेंच टीचर है, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है और फ्रेंच लैंग्वेज आज से फ्रांस में पढ़ाई नहीं जाएगी, तो इसीलिए आज से इनको कार्य मुक्त किया जाता है उस विद्यालय से, उस कॉलेज से। तो इसीलिए वो बहुत परेशान थे, दुखी थे और ये लास्ट लेसन उनका हो गया था। तो देखिए आंसर लिखा हुआ है, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक आदेश आया टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। अल्सास और लोरेन फ्रांस में 2 जगहें हैं, तो अल्सास और लोरेन में अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज वहां नहीं पढ़ाई जाएगी। ये आदेश जर्मन कंट्री द्वारा दिया गया था। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और अगले दिन वो जर्मन लैंग्वेज वाले जो भी टीचर होंगे वो अगले दिन आएंगे। दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये है एम हेमल साहब द्वारा डिलीवर किया जाने वाला लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का। He wanted them to be very attentive, और वो चाहते थे कि यह बहुत ज्यादा अटेंटिव हो, बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है? तो समझ में आ गया। इस चैप्टर को आप लोग एक बार थोरली कहीं ना कहीं हिंदी पढ़ने का प्रयास जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी हिंदी, तो आप लोग बताइएगा, मैं इसकी हिंदी स्टोरी भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद जो फ्रेंच नामक छात्र होता है उसने क्या सोचा? तो आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, उस लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच थॉट दैट ही हार्डली न्यू, कि वो मुश्किल से जानता है हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाता है। बताओ, आज फ्रेंच जो है वो फ्रांसीसी है, फ्रेंच कंट्री में रहने वाला है, और एम हेमल भी फ्रांसीसी और फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, क्योंकि जर्मन बर्लिन से आदेश आया था कि आज से फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। और जो हमारा फ्रेंच नामक लड़का है उसने आज तक फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखा, एबीसीडी भी नहीं सीखा था, उसने लिखना भी नहीं जानता है। तो इस बात का उसको कहीं ना कहीं दुख होता है कि देखो, जब अवसर था तब मैंने पढ़ा नहीं फ्रेंच लैंग्वेज को, अपने मदर टंग को नहीं पढ़ा, और अब बर्लिन से आदेश आ चुका है कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाए इन द प्लेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसी बात पे वो दुखी होता है। तो देख लीजिए, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, फ्रेंच थॉट, फ्रेंच सोचता है दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो मुश्किल से जानता था कि फ्रेंच लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है। ही, वह शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब इसको वो सीख भी नहीं सकता, बिकॉज ऑफ दैट देयर्स द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट only German languages could be taught in अल्सास एंड लोरेंस कॉलेजेस। अल्सास और लोरेन के कॉलेजों में अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, ऐसा बर्लिन से आदेश आया है, और फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जा सकती है। तो अब फ्रेंच भैया आज तक सीखा नहीं फ्रेंच, और फ्रेंच लैंग्वेज आज से वो सीख भी नहीं सकता है। हाउ सॉरी ही वॉज फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, और इसके लिए वो बहुत दुखी था कि वो ऐसे लेसन्स को, अपने मदर लैंग्वेज को भी सीख नहीं पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि उसका मन कहां लगता था, वो बर्ड्स के, चिड़ियों के अंडों में व्यस्त रहता था। जैसे अपने घर से चला विद्यालय के लिए, रास्ते में उसने घोंसला देखा, उस घोंसले में अंडे रखे हैं चिड़ियों के, तो उसमें उसका मन लग रहा है। समझ रहे हैं ना?
तो भैया जब मन आपका चिड़ियों के अंडों में लगेगा तो आप अपनी पढ़ाई को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और क्या करता था, आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार एक नदी थी और उस नदी पे जाकर के स्लाइड किया करता था। तो इस तरीके के कामों में उसका मन ज्यादा लगता था और यही कारण है कि आज तक वो अपनी मदर लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज को सीख नहीं पाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिड फ्रेंच रोसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ, क्या फ्रेंच ने जो पार्टिसिपल टॉपिक था उसको दोहराया और कैसे। जान लीजिए जो एमएमएल साहब थे, जो टीचर हैं, वो होमवर्क देते हैं कि मैं कल पार्टिसिपल टॉपिक पूछूंगा और बहुत ही हास्यास्पद ये है कि फ्रेंच को पार्टिसिपल का पी नहीं पता था। मतलब होमवर्क दिया गया है पूरे पार्टिसिपल टॉपिक को क्लियर करने का, बट फ्रेंच जो है उसको पार्टिसिपल का पी नहीं पता था। तो कैसे क्या घटना घटती है यहां पे देखते हैं। यस, फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स, उसने दोहराया पार्टिसिपल को। ही रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स रॉन्गली एज ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। पहला ही अक्षर वो ढंग से दोहरा नहीं पाया था और वहीं खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन हिज डेस्क एंड हिज हार्ट वॉज बीटिंग, वो अपने डेस्क को और अपने हृदय को पकड़े हुए था, जो धधक रहा था, धड़क रहा था कि क्या करूं, क्योंकि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब समय था तब फ्रेंच ने पढ़ा नहीं और अब जब पढ़ना चाहता है तो उसके पास समय नहीं है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अब आज से आप बर्लिन का जो आदेश था कि वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, किसकी जगह पे, फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? भाई एम हैमेल ने पढ़ाई को नजरअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया है और क्यों किया, किसको किया और क्यों किया। तो आंसर देख लीजिए, आपका आंसर है फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस ऑफ इन स्टडीज एम हैमेल ब्लेम टू द स्टूडेंट्स। देखिए अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उसमें सिर्फ बच्चे ही दोषी नहीं हैं, बिल्कुल सिर्फ बच्चे दोषी नहीं हैं। अब आप सोचेंगे कि तो फिर पढ़ना बच्चों को है, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो दोषी कौन हुआ। बहुत सारे लोग हैं और इसी में एम हैमेल साहब बताते हैं, इसी आंसर को आप पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाने वाला है। फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एम हैमेल ब्लेम्ड टू द स्टूडेंट्स। पहला नंबर तो स्टूडेंट्स का है, बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज, क्योंकि वो जो स्टडी होती है उसको टाला करते हैं। और हमेशा जैसे आपको कहीं पढ़ना है तो आप जानते हो क्या सोचते होगे, और ये सच सच बताइएगा, आप लोग ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते हो। भाई दी आपने सोचा कि 1 फरवरी से हम ट्यूशन या कोचिंग या कॉलेज जो भी है आप ज्वाइन करोगे और पहली तारीख को संडे पड़ गया। अब आपको दूसरी तारीख से मतलब 2 फरवरी से आपको ज्वाइन करना था वो कोचिंग ट्यूशन कॉलेज जो भी है, लेकिन आप क्या सोचते हो, हटो आज 2 तारीख हो गई, अब हम 5 तारीख से करते हैं, 5 तारीख। अरे भाई हर दिन शुभ है, बेहतर कार्य के लिए हर दिन शुभ है और गलत काम के लिए हर दिन अशुभ है। समझ रहे हो ना, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आप लोग ध्यान रखा करिए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिलेड द स्टडीज, वो हमेशा स्टडी को टालते रहते हैं। देन ही ब्लेम देयर पेरेंट्स, और तब क्या करते हैं वो अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं उसके लिए ब्लेम करते हैं। मतलब जो ये है हमारे टीचर महोदय एम हैमेल साहब, वो स्टूडेंट्स को फर्स्ट नंबर पे ब्लेम करते हैं और सेकेंड नंबर पे ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को, माता पिता को। क्यों भाई, वो क्यों, who preferred them to work on a farm or at the mills, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे देहात के बच्चे, जो गांव में रह रही जो जनसंख्या है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मैं भी देहात की पृष्ठभूमि से ही जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने ये देखा है कि जैसे जुलाई आया, अब उधर धान की क्या हो रही होती है, रुपाई हो रही होती है। अब धान बैठाना है तो ये काम जो भी है बच्चों का नहीं है, अगर बच्चों का है भी तो पहले पढ़ाई है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो कार्य है। लेकिन होता क्या है, रुक के जाना, 10 दिन जो है अभी कॉलेज मत जाना, पहले धान रुपा दो फिर करना। अब क्या हुआ, 10 दिन बीता, फिर क्या, अरे रुको 3 दिन और है, अच्छा चलो ठीक है 15 जुलाई बाद जाना। और होते होते क्या होता है कि वो लड़का अपने शुरुआत के महीने में जहां से बेसिक नीड्स होती है, जो बेसिक फंडामेंटल्स जो पढ़ाए जाते हैं, वो चीजें आपकी अधूरी छूट जाती हैं। तो पेरेंट्स भी दोषी हैं। क्यों, बताया ना हमने यहाँ पे, टू वर्क ऑन ए फार्म, क्योंकि खेतों में काम करवाते, आर एट द मिल्स,
या तो मीलों पे उनको लगवा दिया गया, भैया कमाओ। तो जब बच्चा शुरुआत से कमा ही रहा है तो पढ़ेगा कब? तो पेरेंट्स भी दोषी हैं। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और तब टीचर खुद को दोषी देते हैं और कहते हैं फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, क्योंकि मैं भी तो छुट्टी दे दिया करता था। क्योंकि कभी कभी वो जब शिकार करने मछलियों के जाते थे तो वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे, तो वो खुद को भी ब्लेम देते हैं। तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स हैं कि अगर अच्छी पढ़ाई बच्चा नहीं करता तो आप 3 लोगों को ब्लेम कर सकते हो। कौन कौन? पहला तो आप खुद को, स्टूडेंट्स खुद, दूसरे नंबर पे पेरेंट्स, और तीसरे नंबर पे टीचर भी दोषी है अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस? एम हेमेल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा? तो एम हेमेल साहब कहते हैं, एम हेमेल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इस पूरे संसार में अगर कोई सबसे बढ़िया भाषा है तो वो फ्रेंच लैंग्वेज है। और ये भाषा कैसी है? द क्लियरेस्ट, एकदम क्लियर कट है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा तर्कसंगत है। ही फर्दर सेड दैट दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम, और हम सबको इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगॉट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा एम हेमेल साहब कहते हैं बच्चों से अपने क्लास में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स? व्हाई? फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों सोचा? तो आंसर है फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स। फ्रेंच ने उन कबूतरों के बारे में सोचा दैट इफ दे जर्मन्स वुड मेक देम सिंग इन जर्मन। मतलब जैसे हम लोगों की, मतलब फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच लड़का है, फ्रांस में रहने वाला है, तो वो सोचता है कि चलो हम लोगों के ऊपर, इंसानों के ऊपर तो जर्मन लोगों के द्वारा बैन लगा दिया गया कि फ्रेंच लैंग्वेज आप नहीं पढ़ सकते हो, तो क्या कबूतरों को भी कहा जाएगा कि आज से आप गुटरगू नहीं करोगे, दूसरा कोनो लैंग्वेज बोलना शुरू कर दोगे? समझ रहे हो ना? ही थॉट सो व्हेन ही हेard the pigeons cooed very low on the roof। जब उन्होंने अपनी बोली, जैसे जो कोयल या कबूतर जो है, जो गुटरगू या कू जो होती है, तो वो कू की आवाज के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज बोलेंगे क्या? उन पर भी इनका आधिपत्य होगा? ऐसा फ्रेंच सोचता है, जो एक छात्र है, इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड एम हेमेल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट? आखिर में जो एम हेमेल होते हैं वो वहां क्या गौर करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो आंसर है एट लास्ट एम हेमेल ऑब्जर्व एवरीथिंग इन द क्लासरूम। सब चीजों का अवलोकन करते हैं, हर चीजों को देखते हैं। ही ऑब्जर्व डेस्क देखते हैं, बेंचेस देखते हैं, द वॉलनट ट्रीज और अखरोट के पेड़ों को देखते हैं। देखिए वॉलनट का मतलब होता है अखरोट, और ट्रीज वाले पेड़। इन द गार्डन, बगीचे में। द हॉपवाइन एक प्रकार की बेल होती है। एंड द अदर थिंग्स एज ही वांटेड टू फिक्स दोज इन हिज माइंड, और अन्य चीजों को भी देखते हैं। मतलब वहां पे वो डेस्क को देखते हैं, बेंच को देखते हैं, होपवाइन एक प्रकार की बेल होती है उसको देखते हैं, ठीक है, वॉलनट ट्रीज देखते हैं, और इन सब चीजों को अपने बिल्कुल मेमोरी में रख लेना चाहते थे, क्योंकि 40 वर्षों के बाद आज उनका वो अंतिम, समझ लीजिए, क्लास लेने जा रहे हैं, तो बहुत दुखी है, भावुक है। What happened when church clock struck 12? क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए? तो when church clock struck 12, then there was the angelus and the trumpets of the Persian soldiers। जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए तो वहां का जो एंजेलस प्रार्थना होती है, और जो पर्सियन सोल्जर्स होते हैं उनकी तुरहियां बजती हैं, बिगुल जिसको बोल सकते हो। और एम हेमेल उसी समय क्या होते हैं? एम हेमेल स्टूड अप, खड़े हो जाते हैं, टेकिंग ए पीस ऑफ चॉक, और अपना एक चाक उठाते हैं, रोट और लिख डालते हैं, और क्या लिखते हैं? वाइवा ला फ्रांस। वाइवा ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस अमर रहे। ठीक है, तो ये था आज का फर्स्ट लेसन, क्वेश्चन आंसर इंटरमीडिएट क्लास के लिए। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।